अभी हम लोग थ्री फेज सर्किट कंप्लीट करने वाले हैं। और थ्री फेज के तीनों डेरिवेशंस हम लोग यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं, तीनों डेरिवेशंस। करेक्ट, थेरी वाला जो पार्ट कुछ लोग है ना, थेरी थेरी सर थेरी क्वेश्चंस क्या है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ तुम लोग को। तीनों डेरिवेशंस, एक स्टार का डेरिवेशन है, एक डेल्टा का डेरिवेशन है, और एक टू वैट मीटर मेथड, मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर बाय यूजिंग टू वैट मीटर मेथड। तीन में से एक डेरिवेशन कंफर्म, स्टार एंड डेल्टा में से एक तो कंफर्म आता ही है, समझा। एंड टू वैट मीटर मेथड के ऊपर डेरिवेशन आ सकता है या फिर न्यूमेरिकल आ सकती है, समझा। मैक्सिमम चांसेस न्यूमेरिकल की ही होता है, लेकिन जिसको डेरिवेशन समझ में आएगा उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी जाएगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। थ्री फेज सर्किट, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जनरेशन, थ्री फेज जनरेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंडिया में जितने भी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 11 केवी का होता है, 11 केवी। उससे ज्यादा वोल्टेज जनरेट कहीं पर भी होता नहीं है इंडिया में। जो जनरेशन है वो मैक्सिमम कितना होता है, 11 केवी, और वो कौन सा होता है, एसी होता है। डीसी वोल्टेज हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, हम लोग जनरेशन जो है वो सिर्फ एसी में ही कर सकते हैं। फिर आप लोग बोलेंगे कि सर फिर डीसी की तरफ, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं हम, इसके लिए रेक्टिफायर यूज होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, बराबर। सो जो भी जनरेशन होता है वो एसी में होता है। थ्री फेज में जनरेशन देखो कैसा है। मैंने दो पोल्स लिए, मैग्नेट के दो पोल्स लिए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब ये बेसिक नॉलेज तो सबको पता है, अनलाइक पोल्स अगर मैंने एक दूसरे के सामने रखे तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, करेक्ट। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स हमेशा कैसे फ्लो होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्लो होता है, करेक्ट। तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर मैंने कंडक्टर्स रखे हैं। अगर मैं सिंगल कंडक्टर रखूंगा तो सिंगल फेज वोल्टेज जनरेट होगा। अगर थ्री फेज वोल्टेज मुझे चाहिए, तीन कंडक्टर्स यूज करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर मैं तीन कंडक्टर्स यूज कर रहा हूँ। ये फर्स्ट कंडक्टर, ये सेकंड कंडक्टर, और ये थर्ड कंडक्टर। इंडिया में थ्री फेज सप्लाई के लिए स्टैंडर्ड कलर कोड यूज किया जाता है, आर, वाई एंड बी। आर फॉर रेड, वाई फॉर येलो एंड बी फॉर ब्लू। मतलब क्या है, अगर मुंबई में किसी ने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया और वो दिल्ली में जाके जॉब कर रहा है, तो वहां पर भी जाके उसको इजीली पता चलेगा कलर कोड से कि फर्स्ट फेज कौन सा है, रेड कलर है। देन येलो कलर जो है वो सेकंड फेज है, एंड ब्लू कलर जो है वो थर्ड फेज है। तो इंडिया में कहीं पर भी जाओ आपको सेम कलर कोड मिलेगा, रेड येलो एंड। अलग अलग कंट्री में अलग अलग कलर कोड यूज किया जाता है, कुछ कंट्रीज में RYG होता है, रेड येलो एंड ग्रीन, ग्रीन। लेकिन यहाँ पर RYB, बी फॉर ब्लू है। ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो अर्थिंग के लिए अलग से होता है, उसके बारे में हम लोग भी टाइम मिलेगा तब डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसके ऊपर RYB के ऊपर फोकस करते हैं। सो फर्स्ट फेज है आर, सेकेंड फेज है वाई एंड थर्ड फेज है बी। तीनों कंडक्टर को मुझे ऐसे अरेंज करना है जिससे तीनों के बीच में मुझे इक्वल फेज एंगल मिले। कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होगा, 360। 360 को अगर मैं थ्री से डिवाइड करता, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ना, तो 360 डिवाइड बाय थ्री करता तो आंसर आता है 120। तो ये तीनों कंडक्टर के बीच में आपको इक्वल फेज डिफरेंस मिलेगा। ये मिला आपको 120 डिग्री, ये वाई एंड बी के बीच में 120 डिग्री, बी एंड आर के बीच में 120 डिग्री, करेक्ट। अब इससे होगा क्या देखो, इससे यहाँ पर तीन वोल्टेज जनरेट होता है, तीन वोल्टेज। और ये तीनों कंडक्टर के बीच में मैंने 120 का फेज डिफरेंस रखा है। इससे होगा क्या, तीनों वोल्टेजेस में जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, तीनों वोल्टेजेस में 120 का फेज डिफरेंस मिलेगा, 120। तो यहाँ पर चलो, फर्स्ट वोल्टेज जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। ये वोल्टेज आर कंडक्टर की वजह से जनरेट हुई, आर। सेकेंड, ये वाला जो है ये वाई कंडक्टर की वजह। एक काम करता हूँ, मेरे पास कलर है ना, तो वैसा कलर लेता, रेड। इसको मैंने रेड कलर से लिया, रेड कलर आर। देन सेकेंड है वाई, येलो। ये येलो नहीं है, ऑरेंज है, लेकिन आप लोग येलो एज्यूम कर सकते हैं इसको।
एंड थर्ड है, ये लिया मैंने वाई, एंड थर्ड है ब्लू। ये ब्लू है या नहीं मुझे पता नहीं है, चेक करो, ब्लू जैसा ही है कुछ तो ये मिल गया मुझे ब्लू। आर वाई एंड बी, करेक्ट। आर एंड वाई दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का मिलेगा आपको? 120 का मिलेगा। आर एंड बी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का मिलेगा आपको? 120 प्लस 120 240 का फेज डिफरेंस मिलेगा। समझा? ये तीनों कंडक्टर की वजह से जो वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हुआ है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने तीनों कंडक्टर का साइज सेम रखा है, शेप सेम रखा है, मटेरियल जो मैंने यूज किया है कंडक्टर के लिए वो सब सेम है। तो इसका मतलब तीनों कंडक्टर की वजह से जो भी वोल्टेज जनरेट होगा वो इक्वल नंबर ऑफ फ्लक्स कट करेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड का वोल्टेज वहां पर जनरेट। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है तीनों का वो सेम है, लेकिन फेज डिफरेंस देखो कैसे। फर्स्ट वाला ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, सेकंड वाला आफ्टर ओरिजिन 120 डिग्री, एंड थर्ड वाला जो है आफ्टर ओरिजिन 240 डिग्री। ठीक, तो बताओ यहाँ पर वी आर बार इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप लोग? वी आर बार वी एम एंगल 0 डिग्री, वी वाई बार वी एम एंगल -120 डिग्री। माइनस साइन क्यों आया? लैगिंग है ना आफ्टर ओरिजिन, इसलिए। देन वी बी थर्ड फेज वोल्टेज, सॉरी थर्ड वोल्टेज ये कितना आएगा? वी एम एंगल -240 डिग्री। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो भी थ्री फेज वोल्टेज जनरेट होता है, जहां पर जनरेट होता है, जहां पर भी जो भी पावर प्लांट है, वहां पर जनरेट होते वक्त ही तीनों में फेज डिफरेंस कितने का आता है? 120 का। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो मेरे घर में जो आ रहा है, मेरे घर में मतलब मेरे कंपनी में जहाँ पर थ्री फेज सप्लाई में यूज, तो वहां पर जो सप्लाई वोल्टेज है, वहां पर आने वाला सप्लाई वोल्टेज ही ऐसा है, 120 का फेज डिफरेंस लेके आ। अब मैं घर पे ऐसा बैठ के उसको चेंज कर सकता हूँ, चलो हाँ 120 है ना, चलो मैं एक काम करता हूँ 121 122 करता हूँ। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये जो फेज एंगल ये आप लोग घर पे बैठ के चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना ही है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? जहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो रहा है और जहाँ पर जो कंडक्टर है ना, ये ये कंडक्टर के बीच का एंगल आपको वहां पर जाके चेंज करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये था कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें फेज डिफरेंस कितना रहेगा? 120 का रहेगा। फर्स्ट वाला 0, सेकंड वाला -120 एंड थर्ड वाला -240। सो फर्स्ट डेरिवेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन लाइन करंट फेज करंट, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज और बैलेंस थ्री फेज, फॉर बैलेंस थ्री फेज आर कनेक्टेड सिस्टम। स्टार कनेक्टेड सिस्टम, relation between line current phase current, line voltage phase voltage for balance three phase star connected system। सेम ऐसा ही और एक डेरिवेशन हम लोग देखेंगे जिसमें डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होगा। स्टार अगर समझा ना, डेल्टा आपको 100% समझ में आए। और आपको ये दोनों डेरिवेशन में 5 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है, 5 5 पॉइंट्स। रट्टा मत मारो, समझ के लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये अच्छे से समझ के लो। आप लोग बिना देखे इसको लिखने की कोशिश, बिना देखे इसको लिख पाओगे। समझा? सो स्टार सर्किट, सबसे पहला मैंने क्या बोला? 5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है, 5 पॉइंट्स। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है सर्किट डायग्राम। मैंने यहाँ पर बैलेंस सिस्टम बोला है ना, बैलेंस। अब बैलेंस मतलब क्या होता है? तीनों फेज इंपेडेंस का वैल्यू इक्वल। तीनों फेज इंपेडेंस का वैल्यू मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आर एल सर्किट लेता हूँ तो यहाँ पर भी आर एल सर्किट, यहाँ पर भी आर एल सर्किट, सबका वैल्यू सेम। यहाँ पर आरसी लिया तो यहाँ पर भी आरसी, यहाँ पर भी आरसी। अगर प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव, ये होता है बैलेंस सिस्टम। आप लोग बोलेंगे अनबैलेंस मतलब क्या होता है? अनबैलेंस मतलब यहाँ पर रेजिस्टिव है, यहाँ पर आरएल है और यहाँ पर कुछ अलग ही है आरसी सर्किट। अलग अलग अगर वैल्यूज आप लोग लेते हो अलग अलग फेज में, तो वो अनबैलेंस हो गए। तो आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है? अरे अनबैलेंस होगा तो क्या होगा? अनबैलेंस कोई सिलेबस में नहीं है, हम लोग कभी उसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। वो इलेक्ट्रिकल वालों को आगे है, थर्ड ईयर लास्ट ईयर में है।
सो अभी आपको सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, बैलेंस के ऊपर फोकस करना है। बैलेंस मतलब क्या, तीनों फेज इंपेडेंस का वैल्यू इक्वल है। क्लियर, इक्वल है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये सर्किट कौन सा मैंने ड्रॉ किया, स्टार सर्किट ड्रॉ किया, स्टार। जेड पी एच, पी एच मतलब फेज, हाँ, पी एच मतलब फेज, एंड जेड मतलब इंपेडेंस। सो फेज इंपेडेंस तीनों का वैल्यू इक्वल है, बैलेंस सिस्टम है। ये टर्मिनल है आर, ये टर्मिनल है वाई, और ये टर्मिनल है बी। आर वाई बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज लिया तो, नहीं वैसा नहीं लेना है, आपको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेना है। समझा, इसमें वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर एडिशन मतलब यहाँ पर डायरेक्शन का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट। चलो, तो क्लॉकवाइज मैंने लिया यहाँ पर, और तीनों में जो कॉमन है ये कौन हो गया, न्यूट्रल, एन पॉइंट हो गया। बस। अब मेरे घर में जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज थ्री फेज है ना सप्लाई, सो आर वाई एंड बी। समझा, आर वाई एंड बी। अब ये जो मेरा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज लोड है, लोड थ्री फेज लोड है, उसका आर टर्मिनल में किसको कनेक्ट करूंगा, आर को ही कनेक्ट करूंगा। करेक्ट। वाई टर्मिनल किसको कनेक्ट करूंगा, वाई को ही कनेक्ट करूंगा। एंड बी टर्मिनल किसको कनेक्ट करूंगा, बी को ही कनेक्ट करूंगा। समझा, तो मेरा जो थ्री फेज सिस्टम था वो मैंने थ्री फेज सप्लाई को कनेक्ट किया, थ्री फेज सप्लाई। तो चेक करो, आर एंड वाई, ये दो टर्मिनल्स के बीच में जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो होगा वी आर वाई। वाई एंड बी दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो होगा वी वाई बी। एंड आर एंड बी दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो होगा वी बी आर। वी बी आर, यहाँ पर मिस्टेक होता है, आर वाई वाई बी, नॉट आर बी, बी आर। देखो ना, आर के बाद वाई, वाई के बाद बी, बी के बाद कौन आता है, फिर आर आता है, आर, आर वाई वाई बी बी आर। समझा, यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, आर बी लिखते हैं, इससे आगे गलत हो जाता है सब। चलो, ये हो गया तीन वोल्टेजेस, वी आर वाई, वी आर वाई, वी वाई बी एंड वी बी आर। ये सभी कौन है, लाइन वोल्टेजेस है, लाइन वोल्टेज। ये बात हमेशा दिमाग में फिट करके रखो, सप्लाई वोल्टेज मतलब लाइन वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज मतलब लाइन वोल्टेज। तो ये सप्लाई है ना, ये सप्लाई, दैट इज लाइन वोल्टेज हो गया। करेक्ट। अब यहाँ पर आ जाओ, आर एंड एन, ये दोनों के बीच में जो आपको वोल्टेज मिलेगा ये होगा आपका वी आर एन। फर्स्ट फेज वोल्टेज, फेज, यहाँ पर सेकेंड फेज इंपेडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये है वी वाई एन, एंड थर्ड है वी बी एन, होगा वी बी एन। तो आर एन वाई एन बी एन, ये तीनों कौन मिल गया मुझे, फेज वोल्टेजेस मिल गए, वी आर एन, वी वाई एन एंड वी बी एन। ये तीनों कौन है, फेज वोल्टेजेस। अब ये सबके वैल्यूज इक्वल क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि ये बैलेंस सिस्टम है, तीनों इंपेडेंस का वैल्यू इक्वल है, तो तीनों इंपेडेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज कंज्यूम होगा वो भी सेम ही तो रहेगा। अगर ये अनबैलेंस होता, ये इंपेडेंस के वैल्यूज अलग अलग होते, तो ये फेज वोल्टेज के वैल्यूज भी डिफरेंट होते। मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम लोग को, अनबैलेंस के लिए भी कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ बैलेंस के ऊपर फोकस करना है। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब आप लोग बोलेंगे कि ये वैल्यूज इक्वल क्यों, वी आर एन वी, वी आर वाई बी वाई बी 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 आर, ये वैल्यूज क्यों है, इक्वल है क्यों, क्योंकि वो सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज कहाँ से आता है, जहाँ से वोल्टेज जनरेट हो, मैंने यहाँ पर बताया आपको, जो वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो सबका मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, सभी वैल्यूज इक्वल है। फेज डिफरेंस अलग अलग, 0 -120 -240, लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो सब सेम है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज इक्वल है। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर से लेके आर ये जो करंट फ्लो होगा ये होगा अपना आई आर। वाई से लेके वाई ये जो करंट फ्लो होगा ये होगा अपना आई वाई, और ये होगा अपना आई बी। इसको लाइन करंट कहते हैं, लाइन। आर से लेके आर जो करंट जा रहा है, वाई से लेके वाई, बी से लेके बी, सो आई आर, आई वाई, आई बी, ये सब कौन है, आई एल, लाइन करंट। अब ये सभी करंट्स इक्वल क्यों है, फिर से वही आंसर है, बैलेंस सिस्टम है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बैलेंस सिस्टम है इसलिए सब इक्वल आ रहा है। चलो नेक्स्ट आगे।
अब ये जो आई आर करंट है ना, वो यहाँ पर आने के बाद, आर पॉइंट पर आने के बाद डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। डिवाइड कब होता है? जंक्शन पर, नोड पर डिवाइड होता है। और नोड का डेफिनेशन क्या है? पॉइंट एट विच मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पर आई आर करंट जो है वो सेम टू सेम करंट यहाँ पर एंटर करेगा। इसका मतलब फर्स्ट फेज में से करंट कौन सा जा रहा है? आई आर। सेकेंड फेज में से कौन सा करंट? आई वाई। एंड थर्ड में से कितना जा रहा है? आई बी। सो आई आर, आई वाई एंड आई बी, ये कौन है? फेज करंट से। यहाँ पर भी तीनों वैल्यूज इक्वल, रीजन सेम है, बिकॉज ऑफ बैलेंस सिस्टम। चलो, तो स्टेप नंबर वन अपना कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बोला था? 5 स्टेप्स में आपको ये डेरिवेशन एक्सप्लेन करना है। 5 स्टेप्स में, इसमें से स्टेप नंबर वन हो गया सर्किट डायग्राम। समझा सबको सर्किट डायग्राम? चलो, तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, स्टेप नंबर वन हो गया। क्या था अपना ये स्टेप नंबर वन? सर्किट डायग्राम। स्टेप नंबर टू is relation between IL and IPH, लाइन करंट एंड फेज करंट, दोनों के बीच का रिलेशन आपको यहाँ पर बता। और छोटा बच्चा भी अगर यहाँ पर लाके खड़ा करूंगा और उसको पूछूंगा कि अरे बता, IL एंड IPH में क्या रिलेशन है, तो वो देखते ही पता करेगा, अरे हाँ दोनों तो सेम ही है। फर्स्ट लाइन में से करंट कितना जा रहा है? IR। फर्स्ट फेज में से करंट कितना जा रहा है? IR। तो लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। सेम ऐसे ही देखना, सेकंड लाइन में से कितना? आई वाई। सेकंड फेज में से कितना? आई वाई। यहाँ से भी तू पता कर सकता है, आई एल इज इक्वल टू आई आर आई वाई आई बी, आई पी एच इज इक्वल टू आई आर आई वाई आई बी। तो इसका मतलब क्या है? फ्रॉम सर्किट डायग्राम, फ्रॉम सर्किट डायग्राम it is clear that it is clear that IL is equals to IPH। हो गया स्टेप नंबर टू भी। चलो, चलो फिर उसके बाद थर्ड है रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। स्टेप नंबर थ्री, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज VL एंड VPH। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखो, VL कौन है? VRY VYB VBR। एंड फेज वोल्टेजेस कौन है? VR। करेक्ट है? तो यहाँ पर बताओ, VRN कौन है? ये फेज वोल्टेज है। VYN फेज वोल्टेज है। VBN फेज वोल्टेज है। अब सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, VPH। लेकिन फेज एंगल इक्वल है क्या? नहीं, फेज एंगल कितना है? जीरो। फेज एंगल जीरो। VPH -120, फेज एंगल -240। है ना? ये किधर से आया? जहां पर सप्लाई हो रहा है वहीं पर ऐसा फेज एंगल है। तो मैं घर पे लाके उसको चेंज नहीं कर सकता, 120 का 121 नहीं कर सकता। यहाँ पर जैसा है वैसा ही मुझे यूटिलाइज करना है, कंज्यूम करना है। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है, फेज एंगल डिफरेंट है। चलो, ये हो गया फेज वोल्टेज ना। VRN VY VBN, ये सब कौन है? VPH है, फेज वोल्टेज। नेक्स्ट लाइन वोल्टेज का, फर्स्ट लाइन वोल्टेज कौन है? आर एंड वाई दोनों के बीच में कौन है? VRY ना। तो VRY, अब यहाँ पर आ जाओ, आर एंड वाई दोनों के बीच में कौन है? RY VR। अब यहाँ पर आ जाओ, आर एंड वाई के बीच में कौन है? RN है एंड NY है। क्या बोला मैंने? VRN प्लस VNY। अच्छे से देखो और बताओ, आपके पास VRN है क्या? है, VRN है, VPH एंगल जीरो। VNY है क्या आपके पास? VNY नहीं है आपके पास, VNY नहीं है आपके पास, तो VYN है। आप लोग बोलेंगे अरे क्या फर्क पड़ता है, NY है YN है? फर्क पड़ता है, यहाँ पर वेक्टर कैलकुलेशन कर रहे हो, वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे पास एक VYN है, लेकिन मुझे जरूरत किसकी है? NY की। क्या करेंगे? डायरेक्शन चेंज करेंगे। सो VRN बार
वी आर एन बार, डायरेक्शन चेंज करेंगे मतलब क्या, वी वाई एन बार लिखेंगे, वी वाई एन बार, डायरेक्शन चेंज किया तो साइन भी तो चेंज करना पड़ेगा, माइनस। समझा? नेक्स्ट, अब बता, वी आर एन बार, वी आर एन बार माइनस वी वाई एन बार ना, वी आर एन बार क्या है, वीपीएच एंगल जीरो, यहाँ पर आएगा वीपीएच एंगल जीरो, माइनस, बताओ वी वाई एन क्या है, वीपीएच एंगल माइनस 120। अब बता, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वीपीएच में कॉमन लूंगा, वीपीएच कॉमन लेने के बाद बता, वन एंगल जीरो माइनस वन एंगल माइनस 120 डिग्री। अब इसका अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेटर यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स मोड यूज करो, ब्रैकेट ओपन किया, वन एंगल जीरो, ब्रैकेट ओपन, वन एंगल जीरो माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट वन एंगल 120, कौन सा, माइनस 120। आंसर जो आएगा उसको पोलार में लिखो, शिफ्ट टू थ्री इक्वल, पोलार में कन्वर्ट किया, रूट थ्री एंगल 30, सो वीपीएच रूट थ्री एंगल 30, करेक्ट। अब ये वीपीएच जो मैंने कॉमन लिया था ना, बाहर लिया था ब्रैकेट के बाहर, अब उसको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ, तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट थ्री वीपीएच एंगल 30, ये क्या मिल गया मुझे, वी आर वाई बार। समझा? अब बताओ ये वी आर वाई कौन है, लाइन वोल्टेज है, वीपीएच फेज वोल्टेज है, तो मिल गया ना यहाँ पर, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज का रिलेशन मिल गया, सो वी एल इज इक्वल टू क्या मिल गया, रूट थ्री वीपीएच। और ये 30 डिग्री क्या, 30 डिग्री, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पर, लाइन वोल्टेज वी एल लीड्स फेज वोल्टेज वीपीएच बाय एंगल 30 डिग्री। तुम लीड से आएगा ऐसा कैसे, ये कैसे पता चला, देख ना, ये लैगिंग मतलब क्या होता है और लीडिंग मतलब क्या होता है, लैगिंग मतलब पीछे रहना ना, पीछे, जैसे कि ये जो वेवफॉर्म है, इस वेवफॉर्म का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, पीछे, दैट इज आफ्टर, आफ्टर ओरिजिन है, इसलिए लैगिंग है, लैगिंग माइनस है। ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर बिफोर होता, बिफोर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कहते हैं, और लीडिंग के टाइम साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव, लैगिंग के लिए कौन सा आता है, नेगेटिव। समझा? तो ये हो गया, रिलेशन मिल गया लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज का। समझा सबको, यस और नो, थर्ड रिप्लाई चाहिए, जल्दी से रिप्लाई चाहिए। सो वी आर एन, आर वाई इज इक्वल टू क्या किया, वी आर एन प्लस एन वन। अब देखो मेरे पास तो तीन तीन लाइन वोल्टेज है, मैंने तो एक का ही सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन किया, अब बाकी दो का कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है, लोग सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी वाई, वी वाई बी, है ना, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला आर वाई हुआ, सेकंड वाला कौन है, वाई बी, सो वी वाई बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, वी वाई एन प्लस वी एन बी। चेक कर अपने पास एन बी है क्या, एन बी नहीं है अपने पास, बी एन है, बी एन, तो क्या करना है, एन बी को बी एन में कन्वर्ट करना है, तो वी वाई एन माइनस वी बी एन। समझा? नेक्स्ट, सेम ऐसे ही और क्या लिख सकता है तू, और क्या लिख सकता है, थर्ड वाला कौन सा है, वी बी आर, वी बी आर बार इज इक्वल टू क्या आएगा, वी बी एन बार प्लस वी एन आर बार। चेक कर तेरे पास वी बी एन है क्या, यस है, वी बी एन है अपने पास, वी एन आर है क्या, नहीं, वी आर एन, तो एन आर को आर एन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, वी बी एन माइनस वी आर एन। समझा? क्लियर है ये सब? चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, समझा यहाँ तक? स्टेप नंबर थ्री भी अपना कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर वन वो तो बहुत ही इजी था, सर्किट डायग्राम था। स्टेप नंबर टू, ये तो उससे भी इजी था, डायग्राम देखते ही पता चल रहा है, लाइन करंट फेज करंट दोनों वैल्यू सेम है। स्टेप नंबर थ्री में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये डिफिकल्ट, कैलकुलेशन समझा रहेगा, यस और नो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। फेजर डायग्राम, अब इसके बाद आता है फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम सबसे इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ, लेकिन
इसके लिए पहले मुझे बता, मुझे तीन वैल्यूज क्या मिले। एक मिला वी आर वाई बार इज इक्वल्स टू, ये मिला ना, वी आर एन माइनस वी वी वाई एन, ऐसा मिला। जैसे कि 3 - 2, इसको मैं 3 + ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ फर्क नहीं है ना। तो सेम वैसे वी आर वाई बार इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, वी आर एन बार +(वी वाई एन बार), ऐसा लिखूंगा। सेम वैसे ही और दो है मेरे पास, और दो है मेरे पास, वी वाई बी बार इज इक्वल्स टू वी वाई एन बार -वी बी एन। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी वाई एन +(वी बी एन). सेम वैसे ये वाला बताओ, वी बी आर बार इज इक्वल्स टू वी बी एन बार +(वी आर एन बार), ऐसा लिख सकता हूँ, -(वी आर एन बार). इसको मैं कैसे लिखूंगा, वी बी एन बार +(-वी आर एन). ओके, चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, लाइन करंट फेज करंट दोनों वैल्यूज सेम है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों के बीच का रिलेशन भी आपको मिल गया। अब यहाँ पर फेज वोल्टेज एक बार चेक करो। फर्स्ट फेज वोल्टेज अपने पास क्या था, वी आर एन। वी आर एन उसका एंगल कितना है, 0। सेकंड कितना है, -120, एंड थर्ड कितना है, -240। फेज वोल्टेज यहाँ पर मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। मैंने देख यहाँ पर फर्स्ट फेज वोल्टेज लिया वी आर एन, ठीक है। देन सेकेंड फेज वोल्टेज कितना, -120। माइनस है मतलब लैगिंग आएगा, लैगिंग पीछे आएगा। तो ये मिल गया मुझे सेकेंड वी वाई एन। ओके, नेक्स्ट थर्ड है वी बी एन, वो कितना है, -240। -240 ऐसा है। सो वी बी एन, तो ये आएगा -120 और ये आएगा -240 ऐसे। नेक्स्ट अब क्या करना है, देख, तीनों लाइंस को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ। ये वी आर एन है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, वी -वी आर एन बनेगा, आर एन -वी आर एन। नेक्स्ट वी बी एन को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर, तो ये क्या बनेगा, -वी बी एन बनेगा। एंड वी वाई एन को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर, ये बनेगा वी -वी वाई एन। समझा यहाँ तक। नेक्स्ट, ये तीन इक्वेशंस को अच्छे से देख, ये तीन इक्वेशंस को अच्छे से देख। वी आर वाई के लिए मुझे किसका किसका एडिशन करना है, आर एन का और -वी वाई एन। आर एन है मेरे पास, -वी वाई एन भी है मेरे पास, दोनों का मुझे एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देख, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम मेथड ना, और यहाँ इसको पैरेलल यहाँ ऐसे बनाऊंगा। और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ओरिजिन को कनेक्ट करूंगा। तो ओरिजिन को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ ये, तो ये मिलेगा मुझे वी, वी क्या मिलेगा, आर वाई, फर्स्ट वैल्यू मिलेगा वी आर वाई। अब ध्यान से देख, वी आर एन एंड वी वाई एन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 120, 120, 120। फिर मैंने ये जो लाइन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया, उससे क्या हुआ, 120 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, मतलब ये वाला एंगल कितना मिला, 60। ये वाला एंगल कितना मिला, 60। फिर ये जो अपने रेफरेंस, ये जो रिजल्ट ड्रॉ किया, वो 60 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, 30। ये वाला एंगल कितना आएगा, 30। तो ये एंगल मिल गया मुझे 30 डिग्री। और ये हमने प्रूव किया है। क्या प्रूव किया था, इट इज क्लियर दैट VL लीड्स VPH बाय एंगल 30 डिग्री। लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज को कैसा होता है, लीडिंग होता है 30 डिग्री से। और फेजर डायग्राम में भी हमें वैसा ही लाइन वोल्टेज वी आर वाई, वी आर को कैसा मिलता है, लीडिंग 30 डिग्री से। चलो आगे बताओ।
आगे यहाँ पर वी वाई एन का और माइनस वी बी एन, वी वाई एन माइनस वी बी एन दोनों का एडिशन करना है। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर। फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये यहाँ पर कनेक्ट करना है ओरिजिन से, यहाँ पर है। तो ये मिलेगा मुझे वी वाई बी, एंड लास्ट में वी बी एन माइनस वी आर, वी बी एन है मेरे पास, वी माइनस वी आर एन भी है मेरे पास, दोनों का एडिशन करना है। का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन से कनेक्ट करा, ये ऐसे। सो यहाँ पर मिलेगा हमें वी बी, समझा यहाँ तक सबका? चलो, तो यहाँ पर हमने लाइन वोल्टेज भी ड्रॉ किया, फेज वोल्टेज भी ड्रॉ किया, अब बच गया करंट। ये जो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लैगिंग के लिए लैगिंग। मेरे पास हमेशा तीन ऑप्शंस होंगे, लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी। लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। अब ये जो लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, ये जो नेचर है, ये कौन डिसाइड करता है? करंट डिसाइड करता है, करंट। करंट अगर लैगिंग है तो लैगिंग पावर फैक्टर, करंट अगर लीडिंग है तो लीडिंग पावर फैक्टर, करंट अगर इन फेज है, वोल्टेज एंड करंट इन फेज है, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। तो बताओ करंट लैगिंग किस में होता है? आरएल सर्किट में होता है, आरएल। तो लैगिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं, मतलब लोड कौन सा एज्यूम किया मैंने यहाँ पर? आरएल लोड एज्यूम किया, आरएल। तो बताओ जो फेज इंपेडेंस मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था, देखो तीनों फेज में, ये जो बॉक्स ड्रॉ किया है ना यहाँ पर, ये जेड पी एस, जेड पी एस, जेड पी एस, ये मैंने कौन सा सर्किट एज्यूम किया? आर एल सर्किट एज्यूम किया, इसलिए पावर फैक्टर का नेचर कैसा? लैगिंग नेचर है। ओके, चलो नेक्स्ट, लैगिंग नेचर है, तो यहाँ पर मुझे करंट जो है, फेज करंट, कौन है फेज करंट? आई आर ना, फर्स्ट फेज करंट आई आर। वो वी आर एन को कैसा ड्रॉ करना है? लैगिंग, दोनों के बीच में फेज एंगल क्या है? 5 ph। सेम वैसे ही सेकेंड फेज, सेकेंड फेज करंट आई वाई, वो भी सेकेंड फेज वोल्टेज को कैसा रहेगा? लैगिंग। नेक्स्ट थर्ड फेज करंट आई बी, वो भी थर्ड फेज वोल्टेज को कैसा रहेगा? लैगिंग, आई बी। और ये तीनों करंट जो है वो इक्वली लैगिंग रहेंगे। क्यों इक्वली लैगिंग रहेंगे? बिकॉज ऑफ बैलेंस सर्किट, समझा? बैलेंस सर्किट, तीनों में फेज एंगल सेम मिलेगा। चलो, तो लाइन वोल्टेज हो गया, फेज वोल्टेज हो गया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? फेज वोल्टेज से स्टार्ट किया था, वी आर एन, वी आई एन एंड वी बी। फिर लाइन वोल्टेज मैंने ड्रॉ किया, वी आर वाई, वी वाई बी एंड वी बी आर। फिर लाइन करंट ड्रॉ किया, आई आर, आई वाई एंड आई। फेज करंट किधर? अरे फेज करंट तो यही है, आई आर, आई वाई, आई बी। फेज करंट ही है ना ये, हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया, स्टेप नंबर 2, लाइन करंट इज इक्वल्स टू फेज करंट। समझा? करेक्ट। चलो नेक्स्ट, तो फेजर डायग्राम। अब आप लोग बोलेंगे कि अगर लीडिंग के लिए होता तो क्या करना है? लीडिंग के लिए अगर होता तो ये जो वोल्टेज वाला जो ऐसा डायमंड जो दिख रहा है, वो सेम रहेगा, ये वोल्टेज वाला पार्ट सेम रहेगा। बस ये जो आई आर है, वो वी आर एन को लीडिंग ड्रॉ करना है, मतलब ये आई आर जो है वो इस डायमंड के अंदर है, ये भी आई वाई जो है वो इस डायमंड के अंदर है, आई बी जो है वो अंदर आएगा, मतलब करंट कैसा रहेगा उसमें? लीडिंग रहेगा, लीडिंग। और अगर यूनिटी के लिए ड्रॉ करना, यूनिटी, तो आई आर जो है वो बी आर एन के इन फेज ड्रॉ करना, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, एक लाइन में कोलिनियर ड्रॉ। ये भी आई वाई इन फेज, आई बी इन फेज। समझा? अब आप लोग बोलेंगे कि हमें कौन सा फॉर्म था, तुम लोग को ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया रहता। समझा? आपको बस ये डेरिवेशन डिराइव करना है, उसमें ये फेजर डायग्राम दे। हाँ, लेकिन कभी कभी है ना, अलग से फेजर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है, अलग से 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, जिसमें स्टार का फेजर डायग्राम या फिर डेल्टा का फेजर डायग्राम, सिर्फ फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। समझा? तब उस टाइम लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी ये सब मेंशन किया रहा है, जैसा मेंशन किया है फिर वैसा ड्रॉ करना है। जनरली लैगिंग के लिए पूछते हैं, फेजर डायग्राम जो है वो लैगिंग के लिए पूछते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आपको।
सॉरी, मतलब मैजिक बता रहा हूँ, मैजिक कैसे ड्रॉ करना है। होता क्या है, बच्चे लोग जब ड्रॉ करने जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ होता नहीं है प्रॉपर मीन्स, और इंस्ट्रूमेंट्स है तो भी एकदम परफेक्ट डायग्राम, एक डायमंड बड़ा, एक डायमंड छोटा, एक डायमंड ऐसा, जैसे भी, तो वो डायग्राम जितना अट्रैक्टिव, परफेक्ट, नीट, क्लीन बनाओगे उतना आपको अच्छे से मार्क मिलेगा। कैसे? वो भी 2 या 3 मिनट में कैसे कंप्लीट करनी है। ध्यान से देखो। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन कितना सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। अब आप लोग बोलेंगे 12 ये नंबर किधर से आया। 12 मैंने ऐसा नंबर लिया है जिससे डायग्राम जो है वो प्रॉपर साइज में बनता है, बहुत बड़ा भी नहीं बनता है, बहुत छोटा भी नहीं, ये प्रॉपर साइज में बनता है। समझा? सो 12 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो। फिर ये लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखो, प्रोटेक्टर जिससे हम लोग एंगल मेजर करते हैं, उससे 60 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से 60 डिग्री इंक्लाइन लाइन, या फिर कंपास अगर यूज करोगे तो भी चलेगा। कंपास में 12 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस लो, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर कंपास रखो, आर्क ड्रॉ करो, राइट साइड वाले पॉइंट पर कंपास रखो, आर्क ड्रॉ करो। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, प्रोटेक्टर से कितना, 60 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ, 60 डिग्री, यहाँ से भी 60 डिग्री। अब इससे होगा क्या, आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, 60 60 60, तीनों साइड्स भी इक्वल आएंगे। ये 12 लिया, ये भी 12, ये भी 12। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये तीनों लाइंस को है ना, आपको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला लाइन 4 4 सेंटीमीटर के तीन पार्ट्स, ये वाले लाइन के भी 4 4 सेंटीमीटर के तीन पार्ट्स करो, या तीन पार्ट्स। फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट करो, ये दो पॉइंट्स कनेक्ट करो, ठीक है, और ये दो पॉइंट्स कनेक्ट करो। ये दो पॉइंट्स कनेक्ट करो, और ये दो पॉइंट्स कनेक्ट करो। ये दो पॉइंट्स कनेक्ट किया, ये दो पॉइंट्स कनेक्ट किया, ये दो पॉइंट्स कनेक्ट किया। फिर उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको इरेज कर दो, बीच वाला पोर्शन जो है इसको इरेज कर दो। और फिर उसके बाद रिजल्टेंट ड्रॉ करो। तीन डायमंड मिल गया आपको। वो जो मित्सुबिशी कार है ना, उसका ये ऐसा ही लोगो रहता है। और फिर यहाँ पर लिख दो, फिर ये बन गया VRN, ये बन गया VYN, ये बन गया VBN, RYB। ये कलर कोड अच्छे से याद रखो, रेड, येलो एंड। अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, -VBN, ये आएगा -VRN, फिर आएगा -VYN। RN एंड YN दोनों का एडिशन किया, क्या मिलेगा, VRY मिलेगा। ये क्या मिलेगा, VYB, एंड ये मिलेगा VBR। ओके, एंड तीन फेज करंट, IR, IY एंड IB। हो गया डायग्राम कंप्लीट मेरा। मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लगे, अगर सभी इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके ड्रॉ करता हो। इससे होता है कि आपका डायग्राम परफेक्ट आता है, दिखने में भी अट्रैक्टिव होता है, और जल्दी कंप्लीट होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, समझा सबको? यस और नो, कैसा लगा ये मेरा वाला ट्रिक, आपको कैसा लगा बताओ। मेरा वाला ट्रिक कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बकवास लगा, कैसा लगा, जैसा भी है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें देखोगे तो एक वीडियो मिलेगा आपको, सिंपल ट्रिक्स, सिंपल ट्रिक टू ड्रॉ फेजर डायग्राम, ऐसा कुछ तो वीडियो मिला, वो वीडियो देखना है। आज के आज,
आज के आज लेक्चर खत्म होने के बाद वो वीडियो देखना है। आज 10 मिनट का वीडियो है, उसमें स्टार एंड डेल्टा दोनों के फेजर डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो वो दोनों फेजर डायग्राम देखो और कमेंट करना मत भूलो, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलो, जैसा भी आपका कमेंट है, एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, लास्ट है पावर। मैंने 4 स्टेप्स बोला ना, सॉरी 5 स्टेप्स बोला था। ये था अपना चौथा स्टेप। अभी ये अपना 5th स्टेप। कौन से 5 स्टेप्स हुआ है देखो। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, सेकंड रिलेशन बिटवीन लाइन करंट फेज करंट, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, देन फेजर डायग्राम 4th स्टेप, एंड स्टेप नंबर 5 पावर। देन पावर के लिए देखो, 3 फेज पावर का फॉर्मूला क्या है। अब तीनों फेजेस तो इक्वल है, बैलेंस सिस्टम है, तो फर्स्ट फेज में जितना पावर कंज्यूम होगा सेम उतना ही पावर कंजम्पशन सेकंड में होगा, सेम उतना ही पावर कंजम्पशन थर्ड में होगा। करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग पावर कैलकुलेट करने से अच्छा पावर एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक ही फेज का पावर कैलकुलेट करेंगे, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू क्या करेंगे, पावर इन 1 फेज, या फिर ईच फेज ऐसा भी लिख सकते हैं। 3 इंटू पावर इन ईच फेज। तो बताओ, फेज का पावर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा, वी आई कॉस फाइव। और फेज का बोला है ना, मेरे पास तो दो दो वोल्टेजेस है, एक लाइन वोल्टेज एक फेज वोल्टेज, मुझे फेज का पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। तो कौन सा वोल्टेज लेंगे, फेज वोल्टेज। करंट कौन सा लेंगे, फेज करंट। एंड फेज एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज फेज करंट 5 pH। तो बताओ स्टार में हमने क्या रिलेशन सीखे, आई एल इज इक्वल्स टू आई पी एच देखा ना, आई एल इज इक्वल्स टू आई पी एच, एंड वी एल इज इक्वल्स टू √3 VPH। तो इसको VPH को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, VPH इज इक्वल्स टू VL अपॉन √3, ऐसा भी लिख सकते हो। एंड आई एल इज इक्वल्स टू आई पी एच। तो बताओ P3 फेज इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 इंटू VPH इज इक्वल्स टू क्या, VL अपॉन √3, इंटू क्या आएगा, IPH। IPH इज इक्वल्स टू क्या, IL इंटू कॉस 5 pH। 3 अपॉन √3 क्या होगा, P3 फेज इज इक्वल्स टू √3 VL IL कॉस 5 pH। समझा। चलो आगे बताओ। ये अपने एक्टिव पावर का फॉर्मूला बताया, सेम ऐसे ही रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला, Q3 फेज इज इक्वल्स टू √3 VL IL साइन 5 pH। सिमिलरली आप लोग ऐसा सिमिलरली हेडिंग दे सकते हो, S3 फेज क्या आएगा, √3 VL IL। हो गया, 10 मार्क का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। लेंदी है लेकिन आता है रे, कंफर्म आता है। तुम लोग अभी सीख रहे हो इसलिए लेंदी लग रहा है, एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, इजी लगेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो स्टार का डेरिवेशन हमने किया, डेल्टा का डेरिवेशन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन में तो है ही, कोर्स में तो है ही, प्लस आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स में भी उसका डेरिवेशन मिल जाएगा। सो एक बार देखो, चलो मैं इसमें फॉर्मूले का लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, फॉर्मूले का लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। 7 8 गिन चुन के 7 8 फॉर्मूले दिए। फर्स्ट, स्टार सर्किट। स्टार सर्किट में बता, आई एल इज इक्वल्स टू आई पी एच, एंड वी एल इज इक्वल्स टू √3 VPH। नेक्स्ट डेल्टा, जिसको स्टार का रिलेशन पता है उसको डेल्टा के लिए क्या करना है, रिवर्स करना है। मतलब यहाँ पर आई एल इज इक्वल्स टू आई पी एच, वी एल इज इक्वल्स टू √3 VPH था ना, डेल्टा में उल्टा होता है, यहाँ पर आई एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, √3 IPH होता है। आई एल इज इक्वल्स टू √3 IPH, एंड वी एल इज इक्वल्स टू VPH। मतलब इसमें करंट का वैल्यू सेम था स्टार में, डेल्टा में वोल्टेज का वैल्यू सेम। फिर उसके बाद थर्ड है फेज इंपेडेंस। अब जिसने एसी सर्किट अच्छे से किया है ना, उसको 3 फेज 100% समझना अच्छे से, मतलब बेसिक, बेसिक भी अगर आपको पता है, बेसिक मतलब क्या, RL RC RLC,
RL में क्या होता है, रियल एंड इमेजिनरी पॉजिटिव, RC में रियल एंड इमेजिनरी में नेगेटिव साइन। बस ये बेसिक भी अगर आपको पता है तो भी आप लोग थ्री फेज के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। सो ZPH बार इज इक्वल्स टू R प्लस माइनस JX। पॉजिटिव कब लेंगे? पॉजिटिव फॉर RL। नेगेटिव कब लेंगे? फॉर RC। अगर ये पॉजिटिव है तो ये x क्या होगा? XL। निगेटिव है तो x क्या होगा? XC। समझा? इसी को अगर मैं पोलर में, ये कौन सा फॉर्म मिला मुझे? रेक्टांगल। इसी को अगर मैं पोलर में लिखता हूँ, ZPH बार इज इक्वल्स टू ZPH एंगल प्लस माइनस 5PH। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव कब रहेगा? पॉजिटिव फॉर RL, नेगेटिव फॉर RC। देन फोर्थ फॉर्मूला है एक्टिव पावर, P थ्री फेज इज इक्वल्स टू √3 VLIL cos 5PH। अभी हमने डिराइव किया। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे वो तो स्टार के लिए था। स्टार हो या फिर डेल्टा, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर के लिए फॉर्मूले सेम होंगे। सो Q3 फेज इज इक्वल्स टू क्या आएगा? √3 VLIL sin 5PH। एंड S3 फेज इज इक्वल्स टू क्या आएगा? √3 VL। समझे यहाँ तक सबको? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, थ्री फेज, 3 फेज voltage is applied to three star connected three star connected identical impedances। identical मतलब बैलेंस सिस्टम हो गया। identical impedances, each impedance consists of each impedance consists of resistance of 15 ohm, capacitance of 177 microfarad, and inductance of 0.1 Henry, and inductance of 0.1 Henry in series. Find line current, second is phase current, next is power factor, next is active power, that is P3 phase, next is reactive power, Q3 phase, and next is apparent power, S3 phase. If same impedances are if same impedances are connected in a delta then find IL and P3 phase. This consume power, line current and consume power calculation. Okay. फाइव मतलब थ्री फेज है रे। दो टाइप के सप्लाई होते हैं, एक होता है सिंगल फेज और एक होता है थ्री फेज। ये फाइव मतलब फेज, थ्री फेज।
वन फाइव लिखा है मतलब सिंगल फेज। ठीक है, दो टाइप के सप्लाई होते हैं, सिंगल फेज एंड थ्री फेज। तो फाइव का मतलब फेज होता है। आगे बढ़ते हैं। चलो फर्स्ट गिवन डेटा बताओ। गिवन डेटा बताओ। 415 वोल्ट, ये क्या दिया है मुझे? सप्लाई वोल्टेज दिया। सप्लाई वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज होता है? मैंने यहाँ पर बताया, सप्लाई वोल्टेज मतलब लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज VL। सो VL इज इक्वल्स टू 415 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। एंड सप्लाई कौन सा है? थ्री फेज है। वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इज अप्लाइड टू द थ्री फेज स्टार कनेक्टेड, यस, स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार कनेक्टेड सिस्टम। Each impedance consists of resistance. Resistance दिया है R 15 ओम। नेक्स्ट C दिया है 177 माइक्रोफैरेड एंड L दिया है 0.1 हेनरी इंडक्टेंस का वैल्यू। फाइंड IL IPH, ये सब कैलकुलेट करना है। टू फाइंड टू फाइंड IL IPH, पावर फैक्टर, P थ्री फेज, Q थ्री फेज, S थ्री फेज। ये किसके लिए करना है? स्टार के लिए। एंड सेकेंड केस में क्या बोला है? सेम इम्पीडेंस है, सब किस में कनेक्ट करना है? डेल्टा में। और उसके लिए क्या कैलकुलेट करना है? लाइन करंट एंड P थ्री फेज, डेल्टा के लिए। समझा? पहले हम लोग स्टार के लिए कैलकुलेशन करेंगे। स्टार हो या फिर डेल्टा हो, पहले आपको फेज इम्पीडेंस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फेज इम्पीडेंस, कौन सा कनेक्शन दिया? RLC। RLC कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में है, सीरीज। तो RL एंड C, तीनों का ये कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? फेज इम्पीडेंस, ZPH। ZPH। सो RXL एंड XC। पहले मुझे XL एंड XC कैलकुलेट करना पड़ेगा। XL इज इक्वल्स टू 2πfn। F का वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज, L का वैल्यू है 0.1। सो XL का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। 2π इंटू F, फ्रीक्वेंसी इज 50, इंटू L 0.1 हेनरी। सो ये आएगा 31.41 ओम। 31.41 ओम। नेक्स्ट XC इज इक्वल्स टू 1/2π FC। F का वैल्यू है अपने पास, C का वैल्यू भी है 177 माइक्रोफैराड, दैट इज 10⁻⁻⁶। सो 1 डिवाइड बाय 2π into F is frequency 50 and C is 177 into 10⁻⁻⁶. So answer is 17.98 XC। समझे यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद ZPH बार इज इक्वल्स टू बताओ R प्लस JXL माइनस JXC। R का वैल्यू कितना है? 15 प्लस JXL कितना है? 31.41 माइनस XC कितना है? 17.98। सो ZPH बार इज इक्वल्स टू 15, इसका कैलकुलेशन अगर करते हो 31.41 माइनस 17.98, यह आएगा 13.43। 13.43 मतलब क्या देखो, यहाँ पर XL ग्रेटर देन XC निकला ना। तो ये सर्किट है RLC, लेकिन वो बिहेव कैसे कर रहा है? RL बिहेव कर रहा है, RL। क्योंकि रियल एंड इमेजिनरी में आपको साइन कौन सा मिला? पॉजिटिव साइन। चलो ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको अगर मैं पोलार में कन्वर्ट करता हूँ, पोलार फॉर्म ZPH बार इज इक्वल्स टू ZPH एंगल 5PH, तो मुझे ये दो वैल्यूज मिलेंगे। तो पोलार में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 15 प्लस 13.43 I शिफ्ट टू 3 इक्वल, पोलार फॉर्म आ गया इसका 20.13
एंगल 41.83. Next, ZPH is equals to phase impedance 20.13 ohm and 5pH is equals to 41.83. समझो? अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार एंड डेल्टा। देखो, यहाँ तक का जो कैलकुलेशन है फेज इम्पीडेंस का कैलकुलेशन, वो स्टार एंड डेल्टा दोनों के लिए सेम। मतलब इम्पीडेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप लोग उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हो, स्टार में कनेक्ट कर रहे हो डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हो। सो ये वाला जो कैलकुलेशन है वो स्टार एंड डेल्टा दोनों के लिए सेम है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन पहले हम लोग स्टार का कैलकुलेशन करते हैं। स्टार के सबसे पहले रिलेशंस बताओ। VL इज इक्वल्स टू √3 VPH होता है ना। VL इज इक्वल्स टू √3 VPH एंड IL इज इक्वल्स टू IPH होता है, बराबर। क्वेश्चन में देखो, गिवन डेटा में VL का वैल्यू है अपने पास 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। तो बताओ यहाँ पर VL है मेरे पास, VPH कैलकुलेट कर सकता हो, तो VPH इज इक्वल्स टू क्या आएगा, VL डिवाइड बाय √3, 415 डिवाइड बाय √3। तो चेक करो फेज वोल्टेज कितना आ रहा है, 415 डिवाइड बाय √3, 239.6। VPH है मेरे पास। अब IPH कैलकुलेट करना है और उसके लिए अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे। कौन है अपना फ्रेंड, ओम्स। ZPH इज इक्वल्स टू VPH अपॉन IPH। ZPH इज इक्वल्स टू VPH अपॉन IPH। VPH इज इक्वल्स टू कितना है, 239.6। IPH कितना है, सॉरी जेड, ये इसको यहाँ पर लिखते हैं, ये IPH लिखते हैं, VPH अपॉन ZPH। ये भी तो ओम्स ओम्स लॉ ही तो है। सो VPH है 239.6 एंड ZPH है 20.13। सो IPH बताओ, 239.6 डिवाइड बाय 20.13, सो 11.9 एम्पियर IPH मिल गया। नेक्स्ट, IPH इज इक्वल्स टू IL ना। IPH इज इक्वल्स टू IL, IL का भी वैल्यू कितना मिल गया, 11.9 एम्पियर। तो क्या क्या हो गया देखो, हमें लाइन करंट पूछा था, फेज करंट पूछा था, दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया। और क्या क्या पूछा है, और क्या क्या पूछा है चेक करो। लाइन करंट, फेज करंट, पावर फैक्टर पूछा है, पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, कॉस फाइव ना, कॉस फाइव, कॉस 5pH। कॉस 5pH कितना है, 41.83। कॉस 41.83, बताओ पावर फैक्टर कितना आएगा, कॉस 41.83, आंसर इज 0.745। नेचर क्या लिखेंगे, लैगिंग लिखेंगे, नेचर इज लैगिंग। ओके, लैगिंग क्यों, क्योंकि ये सर्किट RL बिहेव कर, है RLC, है RLC, लेकिन वो बिहेव कैसे कर रहा है, RL बिहेव कर। ओके, नेक्स्ट, तो इसलिए लैगिंग नेचर है। नेक्स्ट, एक्टिव पावर कैलकुलेट करते हैं। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, P3 फेज इज इक्वल्स टू √3 VL/IL cos 5pH। वैल्यूज है अपने पास, √3, √3 इंटू VL का वैल्यू, लाइन वोल्टेज आपको कितना दिया, 415 ना, इंटू IL अभी हमने कैलकुलेट किया 11.9, cos 5pH कितना है, 41.83। सो आंसर इज 6373.61, 6373.61 यूनिट इज वैट। फिर उसके बाद रिएक्टिव पावर Q3 फेज इज इक्वल्स टू √3 VL/IL sin 5pH। सेम फॉर्मूला है, बस कॉस के जगह साइन लिखना है। 5704.67, 5704.67 यूनिट इज VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव।
एंड थर्ड है अपरेंट पावर एस थ्री फेज। इसके लिए फॉर्मूला है √3 VL IL। वैल्यूज पुट करो, √3 VL IL। आंसर इज 8553.73 VA। यूनिट इज V। समझा सबको यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद ये तो हो गया अपना स्टार का कैलकुलेशन। डेल्टा के लिए क्या करें? डेल्टा का रिलेशन के लिए, डेल्टा के लिए स्टार के अपोजिट है ना, VL इज इक्वल्स टू VPH एंड IL इज इक्वल्स टू √3 IPH। मतलब स्टार एंड डेल्टा में से स्टार को याद रखो, डेल्टा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। अब लाइन वोल्टेज है अपने पास, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों सेम है, सो VPH इज इक्वल्स टू कितना, 415 वोल्ट। चलो VPH है अपने पास। ZPH फेज इंपेडेंस पर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, फेज इंपेडेंस पर सर्किट के कनेक्शन का कुछ इफेक्ट नहीं होता है, मतलब आपका सर्किट स्टार हो या फिर डेल्टा हो, ZPH तो सेम ही रहेगा। तो इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बताओ ओम्स लॉ, ZPH इज इक्वल्स टू क्या आएगा, VPH डिवाइड बाय IPH। IPH नहीं रे, IPH इज इक्वल्स टू VPH अपॉन ZPH। IPH इज इक्वल्स टू VPH अपॉन ZPH। 415 डिवाइड बाय ZPH कितना है, 20.13। तो बताओ IPH 415 डिवाइड बाय 20.13, आंसर इज 20.61 एम्पियर। एंड IL इज इक्वल्स टू कितना आएगा, √3 इंटू IPH। IPH का वैल्यू कितना है, 20.61। तो √3 इंटू 20.61, आंसर इज 35.69 एम्पियर। और डेल्टा के लिए मुझे बस एक ही वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला था, लाइन करंट एंड थ्री फेज पावर, P3 फेज। तो फॉर्मूला √3 VLIN cos 5 PH। बताओ √3 VL का वैल्यू कितना है, 415 नो, लाइन वोल्टेज, इनटू IL का वैल्यू कितना मिला, 35.69 कॉस 5 PH कितना है, सेम 41.83। 5 PH के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, 41.83। आंसर इज 19115, 19115.49 वैट। वो आपको एक सीक्रेट बताता, स्टार में जितना पावर कंज्यूम होता है उसका 3 गुना ज्यादा पावर हमेशा डेल्टा में कंज्यूम। आर सर्किट में जितना पावर कंज्यूम होता है उसका 3 गुना ज्यादा हमेशा, ये रिलेशन, रिलेशन बिटवीन पावर कंज्यूम बाय डेल्टा। सो 3 गुना ज्यादा मतलब क्या, स्टार के लिए जो पावर कंजम्पशन आपको मिला था उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा। चेक करके देखते हैं, 6373.61 इंटू 3, so आंसर इज 19120। यस, 19120। कितने का, 5 का तो डिफरेंस आया, 19,000 में 5 रुपए का डिफरेंस, 5 वैट का डिफरेंस इग्नोर कर सकते हो। जनरली ये जो पावर होता है ये हम लोग हमेशा किलो में लिखते हैं, तो इसको अगर मैं किलो में लिखता हूँ तो ये कितना आएगा, 6.3 किलो वैट। ये कितना आएगा, 19.1 किलो वैट। तो 6.3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6.373, सॉरी 6.373 इंटू 3, तो 19.11 आ गया ना, 19.11। तो आप लोग वैसा भी कर सकते थे, स्टार का जो पावर कंजम्पशन है उसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा का पावर कंजम्पशन मिले, लेकिन करंट भी तो बोला है, लाइन करंट, तो उसके लिए ये सब लिखना पड़ेगा ही आपको। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, समझा, यस और नो।